मेरे आराध्य श्री राम सप्तम लाइव कंसर्ट में आप सभी मित्रों का, श्री राम प्रेमियों का राजेश अरोड़ा की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मित्रों, आखिर वह घड़ी आ ही गई जिस घड़ी का, जिस पल का इंतज़ार विश्व के समस्त हिंदुओं को, कार सेवकों को था। 30 अक्टूबर 1990 का दिन। अनेक झंझावात, पीड़ा सहन कर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पहुँचे कार सेवक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। मित्रों, जो स्वप्न 1990 में देखा गया था वह आखिर 5 अगस्त 2020 में साकार हुआ। लेकिन कहते हैं नींव का अपना महत्व है। नींव के ऊपर जब गुंबद बनते हैं दुनिया गुंबद देखती है, परंतु नींव तो आखिर नींव ही है। नींव मजबूत थी, हौसले बुलंद थे, इसीलिए यह स्वप्न साकार दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे शो के मुख्य होस्ट श्री राजकुमार जी सोनी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और उस समय कार सेवा में श्री गंगानगर से जब गए थे तब इन्होंने अहम किरदार निभाया था। राजकुमार जी, हमारे शो में आपका हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो सजीव चित्रण किया है उसे दुनिया और विशेषकर श्री गंगानगर सदैव याद रखेगा। मित्रों, मैं निवेदन करूंगा राजकुमार जी से कि कृपया वे आगे की यात्रा का वृत्तांत प्रस्तुत करें। धन्यवाद। फेसबुक के मेरे सभी मित्रों को, दोस्तों को, बंधुओं, बांधुओं, रिश्तेदारों को सादर नमस्कार। जय श्री राम। ओम गण गणपते नमः। भगवान गणेश की वंदना करते हुए 30 तारीख को, कल मैंने बताया था कि 30 तारीख को सुबह 7:30 बजे हम मामन जी के मंदिर वैदेही वल्लभ कुंज से भोजन साथ में बांधकर मुंह पर चूने का लेप और छोटे छोटे बोरी के टुकड़े गीले किए हुए हमारे पास थे। वहाँ से हम राम सुंदर सत्संग आश्रम गए। वहाँ पर 2-3 हज़ार कार सेवक थे राम सुंदर सत्संग आश्रम में। खूब भीड़ थी और पांव रखने की जगह भी नहीं थी। वहाँ ये तय हुआ कि 5 बैरिकेड्स हैं। 5 जगह पुलिस ने पंचकोसी परिक्रमा से पहले 5 जगह पुलिस हमें वो स्पीड ब्रेकर बैरिकेड्स लगा रखे हैं। तय ये किया कि पुलिस हमारा उत्तर प्रदेश की जो पुलिस, वहाँ पीएसी के जवान लगे हुए थे, वो कार सेवकों की मदद कर रहे थे। आदेश ये मिला कि उनसे झगड़ा नहीं करना है, वो हमारे सहयोग कर रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि सारे लोगों ने एकजुट रहना है, बीच में स्पेस नहीं छोड़ना। अगर बीच में स्पेस छोड़ दिया जाएगा तो उससे हमारा बल और ताकत कमज़ोर हो जाएगी। और पुलिस भी ये चाहती थी कि बीच में से इनके घुस के इनको अलग अलग बांट दिया जाए। वहाँ से हम निकलकर, उस समय माहौल ये था कि अयोध्या में अयोध्यावासी जो लोग थे वो छतों पर चढ़े हुए थे। उन्होंने पानी की पाइपें नीचे लटका रखी थी। राम जानकी मंदिर तक पहुंच गए और जब राम जानकी मंदिर तक पहुंचे तो वहाँ उस बैरिकेड्स को हमने, बल्लियाँ लगी, बल्लियों से बांधा हुआ था, उसको कार सेवकों ने और साधुओं ने तोड़ दिया। हम थोड़ा ऐसे धीरे धीरे राम नाम का भजन करते हुए, भगवान श्री राम को याद करते हुए आगे बढ़ रहे थे।
यूं आगे बढ़ते बढ़ते हम 4 स्पीड ब्रेकरों को, वो 4 बैरिकेड्स को, अवरोधकों को हटाकर 5वें बैरिकेड्स तक जब पहुंचे हम, तो वहां उससे पहले पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया बड़ा भयंकर। जब लाठीचार्ज हुआ तो कार सेवक। राजकुमार जी, ये लाठीचार्ज के आदेश पुलिस को तो ऊपर से आए होंगे सरकार की तरफ से? नहीं, जैसे हम स्पीड ब्रेकर तोड़, वो जो बैरिकेड्स थे ना, अवरोधक, उनको हटाते जा रहे थे, तो पुलिस क्या था, दिखावे के तौर पर कई जगह तो हमारा यूं हल्का फुल्का विरोध कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो हमारा सहयोग कर रही है। लेकिन कुछ बाबा लोगों ने वहाँ खींचातानी करी, उससे क्या पुलिस और झड़प हो गई, तो उन्होंने वहाँ लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज कर दिया तो भागकर हम लोग, राम जानकी मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है, उसके अंदर हम, उस मठ के अंदर घुस गए। हम, मठ बना हुआ है, उसको राम जानकी मंदिर बोलते हैं, उसके अंदर घुस गए। उसके अंदर जब हम घुसे और छत पे चढ़ के वहाँ लाठीचार्ज होता रहा। जब आप तो बैरियर जब टूटने लगे, हाँ, तब आपके जो साथी थे, तीन ही लोग थे आप यहाँ से? हाँ हाँ, आप और स्वर्गीय लक्ष्मण खिंचे जी और आनंद शर्मा जी, तो तीनों पहुंच गए थे बैरियर क्रॉस करते? हाँ, हम तब तक इकट्ठे थे, लेकिन जब लाठीचार्ज हुआ उस समय लक्ष्मण जी हमसे अलग हो गए थे। लक्ष्मण जी हमें नजर नहीं आए। मैं और आनंद जी राम जानकी मंदिर में घुस गए थे और छत पे चढ़ गए थे हम जाकर। नहीं, जब लक्ष्मण जी आपको नजर नहीं आए तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको भी चिंता हुई होगी। हाँ, निश्चित तौर पर हमें चिंता हुई लक्ष्मण जी की, क्योंकि कार सेवकों का बहुत बड़ा रेला था और एक दूसरे को, आनंद जी तो मेरे कोई संयोग ऐसा रहा कि मेरे साथ रहे, लेकिन लक्ष्मण जी हमसे उस भीड़ भाड़ में जब लाठीचार्ज हुआ, भगदड़ मची, तो सड़क पर क्या है, चप्पलों के ढेर पड़े हैं, चप्पलों और जूतियों के, और जो साधु महात्मा लोटे और वो तुम्बियाँ सी रखते हैं ना, वो वहाँ सड़क पर पड़ी थी खूब, और छत पे चढ़ गए राम जानकी मंदिर पर। राजकुमार जी, बड़ा विभत्स दृश्य होगा वो तो। मैं कह रहा हूँ, इतना मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनते जाइए। उसके बाद क्या हुआ, तो वो पुलिस वाले साधु महात्माओं को कहने लगे कि सारे आप नीचे आ जाओ। उन्होंने कहा हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। भाई, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, तो आप नीचे आ जाओ। तो जब हम लोगों ने नीचे आने का प्लान किया, तो इतने में क्या है कि एक काफी बड़ा रेला, उसमें 1000-2000 कार सेवक होंगे, वो फिर आ रहे थे इधर। इन्होंने बस मंगवा ली थी कि हमें गिरफ्तार करने के लिए, बस में बैठाकर इनको ले जाएंगे। लेकिन इतने में और कार सेवक आ गए। अब पुलिस उनसे भिड़ गई। वो पुलिस के पथराव हो गया, किसी के हाथ में लाठी थी, डंडा था, ईंटें थी और थी, तो आपस में पथराव हुआ। पथराव होने के बाद क्या हुआ कि वो बड़ी ज़बरदस्त भिड़ंत हो गई वहाँ। तो वहाँ आंसू गैस पुलिस ने छोड़ने शुरू कर दिए, और मुझे ध्यान है कि एक जैसे वो आंसू गैस पुलिस फेंक रही थी, तो कार सेवकों ने कई तो नाली में फेंक रहे थे, कई उनको उठा के वापस पुलिस की तरफ फेंक रहे थे अश्रु गैस जो थे। तो एक अश्रु गैस राम जानकी मंदिर के छत के ऊपर आ गई जहाँ हम थे, तो उसका धुआं हुआ बहुत ज़बरदस्त। धुएं से मुझे तो मेरी आंखें जलने लगी, बड़ी घबराहट हुई। जीवन में पहले बार अश्रु गैस के धुएं और गैस से मेरा सामना हुआ था, तो आंखों में जलन होने लग गई। एकदम से जैसे आंसू गैस के गोले छूटे और आपको इसका सामना करना पड़ा, एकदम से आपको कैसा लगा? नहीं, जब वो पथराव हुआ ना, उधर से पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी, उधर कार सेवक और वो जो साधु महात्मा पत्थर मार रहे थे, तो काफ़ी पुलिस वालों के जैसे सिर पे लगी, चोटें लगी थी। उससे पुलिस आक्रोश में आ गई और उनको तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस उन्होंने छोड़ने शुरू कर दिए। तो वो आंसू गैस का पहले बार सामना हुआ था और उससे जलन हुई, घबराहट होने लगी, आंखों से यूं लग रहा जैसे दिखना बंद हो गया। तो फिर 2 कार सेवक नीचे राम जानकी मंदिर में कुआं बना हुआ है, उससे 2 बाल्टी पानी लेकर आए, और वो पानी लेकर आए तो उससे फिर हमने मुंह के छींटे छाटे मारे, और थोड़ी देर बाद
ऐसा लगा भाई सांस में सांस आया, घबराहट कम हुई, आंखों में जलन कम हुई। तो कार सेवक धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो गए। नीचे आए तो उसके बाद फिर आगे बढ़ना शुरू हुए। तो रामचरितमानस ट्रस्ट भवन है राम जानकी मंदिर के आगे। तो वहाँ दृश्य क्या है, एक तरफ तो रामचरितमानस ट्रस्ट भवन है, सामने विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय है और उसके चिपटी हुई राम जन्मभूमि है। अब अंतिम जो बैरियर था ना, वो 5वां जो बैरियर है जहां बीएसएफ लगी हुई थी, वहां वो कार सेवकों को पुलिस कहने लगी कि बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, धक्का मुक्की हो रही थी। तो मैंने क्या देखा, भी एक बुजुर्ग आदमी है जिसके बाल उड़े हुए हैं, धोती कुर्ता पहने हुए थे, गले में उनके राम नाम का गमछा, केसरिया गमछा डाला हुआ था, बुजुर्ग आदमी। तो उनको देखकर पुलिस वाले सलूट मारने लग गए, सलूट मारने लग गए। तो उसने कहा भी मेरे को धक्का लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है, इसको बैरियर को हटाओ। ऐसे कौन से वो विशेष आदमी थे जो कार सेवा के अंदर कार सेवक के रूप में आए और जिन्हें देखकर पुलिस वाले सैल्यूट मारने लगे? जब उन्होंने तो उन अफसरों ने यूं क्रॉस का निशान दिखाया तो उन्होंने 5वां बैरियर भी जो वो हटा दिया। हटाने के बाद राम जन्मभूमि का एक बहुत बड़ा लोहे का गेट था और उसके ऊपर मोटी सी सांकल से उसको बांध रखा था, लेकिन पुलिस वालों ने इतना स्पेस छोड़ रखा था भी एक एक कार से उसके अंदर घुस सकता था। लेकिन वो मैंने पूछा भी ये कौन है अफसर है, वहाँ एक कांस्टेबल से पूछा, उसने कहा ये रिटायर्ड आईजी हैं शिरीष चंद्र मिश्रा। शिरीष चंद्र मिश्रा थे वो, जिनको देखकर पुलिस वालों ने सलूट मारा और वो बैरियर हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि कार सेवक उसके अंदर घुस गए, उस राम जन्मभूमि जहाँ बाबरी ढांचा बना हुआ था, और मैं और आनंद जी भी अंदर घुसे। हम थोड़ी दूर चले गए, लेकिन पुलिस वालों ने डंडे मारे हमारे पाँव पे और हमें धकेल कर वहाँ से उन्होंने बाहर निकाल दिया हमें। नहीं, आपको चोटें वगैरह लगी होंगी फिर? हाँ, निश्चित तौर पर पाँव पे आपके डंडे पड़े, आपको आनंद जी को खूब डंडे मारे पुलिस वालों ने हमें, और हमारे पाँव पर उन्होंने हमें पीठ पर भी मारे, मेरे ध्यान है, और पाँव पे पीछे भी उन्होंने खूब डंडे मारे, कोई लिहाज नहीं करी उन्होंने। और उन्होंने हमें धकेल कर वो राम जन्मभूमि गेट से हमें बाहर निकाल दिया। अब वहाँ दोबारा लाठीचार्ज की स्थिति हो गई। तो हम लोग क्या हुआ, हम लोग रामचरितमानस ट्रस्ट भवन है उसकी छत पे जा चढ़े। मैंने कहा छत पे चढ़कर दृश्य देखते हैं भाई अब आगे क्या हो रहा है। ये रामचरितमानस भवन है, ये किस तरह का मंदिर वगैरह है या कोई मठ वगैरह? नहीं, ये एक्चुअली में यात्रियों को, जो लोग पंचकोसी परिक्रमा में आते हैं ना, तो उनके पूर्वजों ने, उनके बुजुर्गों ने वहाँ अपने दक्षिण दान से कमरे बनवा रखे हैं। तो वो लोग प्रत्येक साल अपने परिवार को लेकर वहाँ पंचकोसी परिक्रमा में आते हैं। तो उन लोगों के लिए सारा वो रहता है और हर साल आते हैं। तो उसके अंदर उस समय तो सीआरपीएफ के, बीएसएफ के जवान और जो रामलला भूमि का पूजन करते थे 8 पुजारी थे जिनकी शिफ्ट लगती थी, वो भी वहीं रुके हुए थे, और सीआईडी के अफसर भी थे उसके अंदर। तो वो काफ़ी बड़ा है रामचरितमानस ट्रस्ट भवन। हमने क्या देखा भी, अब और तो कहीं पुलिस जाने नहीं देगी, जाएगी तो कहीं कुछ भी हो सकता था। तो हम रामचरितमानस ट्रस्ट भवन की छत के ऊपर जा चढ़े। जब हम छत के ऊपर चढ़े तो देखते हैं कि वो जो कार सेवक थे एक दूसरे को घोड़ी बनाकर एक ऊपर, उसके ऊपर ढांचे के ऊपर चढ़ रहे थे। तो एक 12 साल का युवक था जिसके हाथ में वो भगवा झंडा था। वो जब ऊपर चढ़ा उसके गोली मारी सबसे पहले। वो ऊपर से मैंने गिरते हुए देखा। नहीं, उस जो 12 साल का जो बच्चा था, क्या हुआ उसका फिर बाद में जब वो ऊपर से गिर पड़ा और एक गोली संत के ऊपर चलाई। वो मैंने पूछा बाद में साधु महात्माओं से, वो गोला लाल कोठी गोला घाट का कोई राम शरणदास संत था, एक वो मारा। और उसके कोई 5-7 मिनट बाद एक बंदर मैंने देखा कि उसके हाथ में वो झंडा था, उसने वहाँ झंडा फहराया। अगले दिन उसका समाचार पत्रों में बंदर समेत फोटो भी छपा है, 31 अक्टूबर वाले अखबार में। वहाँ मैं ये जानना चाहता हूँ उस समय मीडिया की क्या भूमिका चल रही थी अयोध्या में और देश में?
नहीं, उस समय क्या था कि मैंने विदेशी पत्रकारों को भी वहाँ देखा। विदेशी पत्रकार जो उस समय सारे वो उसको आपस में जो झड़प चल रही थी कार सेवकों की और पुलिस की, और जो वो बैरिकेड्स तोड़ रहे थे, या एक उन्होंने दीवार, साधु महात्माओं ने पंचकोशी पर 5वें बैरियर के पास एक दीवार थी, उसको धक्का मार के गिराया था। तो वो सारों को कैमरों में कैद कर रहे थे जो पत्रकार थे। उसमें कुछ फॉरेन के पत्रकार मुझे लगे, उनके हुलिये से उनको देखने से, तो वो सारे लोग उस दृश्य को कैद कर रहे थे। और करीब इस करते करते करीब 1-1.5 बज गया था। इस सारी झपट में हम छत के ऊपर चले गए, तो फिर क्या देखता हूँ कि एक हेलीकॉप्टर आया। जब आप छत के ऊपर थे उस समय एक हेलीकॉप्टर आया, और हमसे कुछ ज़्यादा, उसको हम देख सकते थे, BS 790, मेरे को आज भी ध्यान है इसके ऊपर BS 790 लिखा हुआ था, 790। और फिर पता लगा कि उसके अंदर मुलायम सिंह जी आए थे, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, और वो उनको ये सूचना मिली थी भी यहाँ कार सेवक घुस गए हैं और झंडा वंडा फहरा दिया। तो उसके ऊपर 10 मिनट हेलीकॉप्टर चक्कर लगाकर वहाँ से और वो वापस चला गया। तो वहाँ मुलायम सिंह को कार सेवक मौलाना कहते थे, मौलाना मुलायम सिंह आया है। उसके जाने के बाद हम फिर नीचे आए तो हमने पूछा भी इस रामचरितमानस ट्रस्ट भवन का मैनेजर कौन है। तो राधे श्याम पांडे उस रामचरितमानस ट्रस्ट भवन का मैनेजर था। हम उससे मिले तो उसको हमने कहा यार हम बाहर तो जा नहीं सकते, बाहर जाएंगे तो कोई गोली मार देगा। तो नहीं, क्या शूट आउट के ऑर्डर ओपन चल रहे थे क्या? हाँ, वहाँ कार देखते ही गोली मारो, ये हालात हो गए थे वहाँ। तो वो कहने लगा, फिर फिर वो आनंद जी ने उससे बात करी। आनंद जी ने कहा भी मैं शर्मा हूँ, आप पांडे हो, और हम तो अब राजस्थान से आए हुए हैं। तो उसने कहा रुको। उसने फिर रजिस्टर निकाला। रजिस्टर में करीब 1-1.5 महीना पहले उसने हमारी एंट्री कर दी उस रजिस्टर के अंदर। हमें ये हिदायत दी कि आपसे कोई पुलिस वाला या कोई भी अधिकारी पूछे तो आप ये कहोगे हम 1 महीना पहले यहाँ पंचकोशी परिक्रमा में आए हैं और हम 1 महीना से यहीं रह रहे हैं। तो उन्होंने हमें 2nd फ्लोर पर 12 नंबर कमरा दिया, राधे श्याम पांडे मैनेजर ने। और शाम तक क्या हुआ कि हालात सामान्य हो गए 30 अक्टूबर को। और तो फिर अपने सामने विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय है रामचरितमानस भवन के सामने। और शाम तक बिल्कुल कॉमन स्थिति हो चुकी थी। नहीं, उसके बाद ये हो गया था ना, अभी 30 अक्टूबर में तो कार सेवा में ये था भी उस ढांचे के ऊपर झंडा फहरा दिया था उन्होंने। तो उनका लगभग जो एक कार सेवा का लक्ष्य था वो पूरा हो गया। कार सेवक जो मैसेज देना चाहते थे, हाँ, वो मैसेज दे चुके थे। कार सेवकों ने वो मैसेज दे दिया था, क्योंकि वहाँ देखो ना, वहाँ भगवा झंडा लहरा दिया गया था 30 अक्टूबर को। नहीं, ये झंडा जो ढांचा था उसके ऊपर लहराया था। हाँ, उसके ऊपर वो एक लाइट जलने वाला पाइप सा लगा था, उसके बांध दिया था कार सेवकों ने। लेकिन मैंने उसको दूर, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, रामचरितमानस ट्रस्ट भवन और राम जन्मभूमि की दीवार चिपटी थी, क्योंकि बहुत थोड़ा कोई 3-4 फुट की गली होगी उसके बीच में। तो हम छत पे खड़े जब देख रहे थे तो वो ढांचा जैसे अपने यहाँ किले बने होते हैं ना, पतली पतली ईंटों के, जर्जर था, वो नज़र आ रहा था पास में ही सारा ही। तो वो वैसा बना हुआ था। तो वहाँ झंडा फहरा दिया और उसके बाद सारा लक्ष्य उनका कार सेवा का पूरा हो गया था। और शाम को फिर हम विश्व हिंदू परिषद के सामने कार्यालय उसमें गए। अब हमारा मन ये कर रहा था अभी लक्ष्मण जी को ढूंढे, लक्ष्मण जी कहाँ हैं, अब कोई ऐसा। और बामन जी के मंदिर का नंबर, टेलीफोन नंबर हमें ध्यान नहीं, कैसे करें। अब कोई वहाँ से रामचरितमानस भवन और विश्व हिंदू परिषद कार्यालय तो आमने सामने थे, जैसे मेरे घर के सामने वो मकान है, उसमें तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं था, वहाँ तक तो हम जा सकते थे। और कार सेवक अपने अपने जहाँ जहाँ रुके हुए थे वो वापस लौट गए थे। तो हमने मन बनाया, वहाँ विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय गए। तो वहाँ विश्व हिंदू परिषद कार्यालय के पदाधिकारी मिले, उन्होंने हमें चाय वाय पिलाई। मुझे ध्यान है कि उन्होंने हमें वो चने भी खिलाए थे।
लक्ष्मण जी फिर कहाँ मिले आपको? नहीं, लक्ष्मण जी तो फिर अगले दिन हम लक्ष्मण जी का पता, लक्ष्मण जी हमें हमारे पास आए हैं 2 नवंबर को। ये 30 अक्टूबर का घटनाक्रम था, उसके बाद 2 दिन लक्ष्मण जी कहाँ रहे? भाई हमारी तो स्थिति ऐसी थी कि हम रामचरितमानस भवन से स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन फिर बैठक थी वहाँ दिगंबर अखाड़ा में, अगले दिन फिर बैठक रखी हुई थी। तो उस दिन तो हम फिर उसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में बैठे रहे बहुत देर तक, और वापस फिर ट्रस्ट भवन में आ गए। ट्रस्ट भवन में आके हमने पांडे जी को एक बात कही, राधे श्याम जी को, भाई राम मंदिर के रामलला की पूजन करने वाले सारे पुजारी यहाँ रहते हैं, आप हमारी ऐसी कोई व्यवस्था कर दो कि हम रामलला के दर्शन कराएं, क्योंकि वहाँ शिफ्ट चलती थी 4-4 पुजारियों की, पूजा करने वालों की। नहीं, जब ये गोलियां वगैरह चली और जैसे वो एक महंत जो आपने बताया वो उसमें उनको गोली लग गई और एक बालक को भी गोली लगी, हाँ। तो माहौल अयोध्या का जो माहौल था आंतरिक, वो क्रिटिकल था या नहीं? उस दिन तो 2 बातें, एक तो जब पहले पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, हम राम जानकी मंदिर में घुसे थे, तब एक साधु बहुत बुरी तरह से घायल हुआ था, उसको उठा ले गए थे कार सेवक। और एक 12-13 साल के बालक को जब गोली लगी तो वो गुम्मत से नीचे गिरा था, उसके गोली मारी थी, उसको भी पुलिस उठा ले गई। पर एक कोई लाल कोठी गोड़ा घाट का संत था राम शरण दास, वहाँ के स्थानीय लोग ही बता रहे थे हमें, तो नाम भी वो है, उसकी भी डेड बॉडी वो ले गए थे। उस दिन 2 लोग मरे थे जिनको ले गए थे। नहीं? तो आपको कुछ महसूस नहीं हुआ अभी इस तरह से ये पुलिस नहीं, बुरा उस समय मैं कह रहा हूँ भाई, इतना भय लग रहा था कि हम रामचरितमानस ट्रस्ट भवन अभी छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे, भी यहाँ से निकले कैसे, ऐसा हालात थे वहाँ। क्योंकि वहाँ बाबरी ढांचे के ऊपर जब उन्होंने भगवा झंडा लहराया ना, उसके बाद मुलायम सिंह जी हेलीकॉप्टर से वहाँ चक्कर काट के गए, स्थिति को देख के गए। उसके बाद पुलिस ने सारे मठ मंदिरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी थी और कार सेवकों को खदेड़ने की ऐलान हो गया था, भी सबकी तलाशी ली जाए और सबको यहाँ से निकाला जाए, ऐसा आदेश हो गया था। लेकिन रामचरितमानस ट्रस्ट भवन में इसलिए हम सुरक्षित थे कि वहाँ 98% तो पुलिस के अधिकारी, CID के अधिकारी, पुजारी ऐसे लोग थे कि जो उस जन्मभूमि ढांचे की सुरक्षा के लिए बैठे थे। ये रामचरितमानस भवन काफी बड़ा होगा फिर तो? हाँ, काफी बड़ा था। उसके बाद क्या हुआ सर फिर? उस जैसे आप शाम को 4-4:30 बजे, उसके बाद रामचरितमानस भवन के अंदर किस तरह का माहौल था? देखो, रामचरितमानस भवन में तो क्या है कि पुलिस वाले अधिकारी थे, कोई आ रहा था कोई जा रहा था, वो थे, और हम लोग अपने कमरे में ऊपर चले गए 12 नंबर में। पांडे जी ने कहा था भोजन आपके पास मैं पहुंचवा दूंगा, खाने की आप चिंता मत करिए, खाना आपको मिल जाएगा। तो वो पांडे जी की इतनी कृपा रही, उन्होंने चाय हम सामने पियाए थे विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में, और पांडे जी ने शाम को हमें खाना वाना खिला दिया था। रात हमने वहाँ रामचरितमानस ट्रस्ट भवन में गुजारी, और सुबह जल्दी उठकर मैं उस दिन 4 बजे उठा, क्योंकि 4 बजे, 3:30, पौने 4 बजे के करीब, 4 बजे के करीब वो रामलला मंदिर के जो पुजारी होते हैं ना, वो जाया करते थे राम जन्मभूमि में। तो मैं फिर मिला उनसे, मैंने कहा आप मुझे कहे भाई आपको ये जाने नहीं देंगे, क्योंकि इसके लिए हमें पास दिया हुआ है, हम लोग भी अंदर पूजा करने जाते हैं, तो हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने पास जारी किए हुए हैं हमारे, इसलिए आप वहाँ अंदर नहीं जा पाओगे। मैंने कहा जी हमारी इच्छा है कि नहीं, आप नहीं जा पाओगे। तो आपको रामलला के दर्शन उस समय हुए या नहीं हुए? नहीं, रामलला के दर्शन नहीं हुए, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो उस गेट से हम अंदर गए थे 10-1 कदम तक राम जन्मभूमि के, लेकिन पुलिस ने हमें डंडे मार के, बुरी तरह से डंडे मार के पीट के हमें वहाँ से खदेड़ दिया था, और इसलिए हम रामलला के दर्शन नहीं कर पाए और ना ही उस ढांचे तक जा पाए।
राजकुमार जी, ये 30 अक्टूबर 1990 का घटनाक्रम तो बहुत सारे अखबारों में, मीडिया में बहुत बड़ी प्रतिक्रियाएं आई होंगी इसके बाद में। नहीं, अगले दिन जो समाचार पत्र है ना, क्योंकि जिस ट्रस्ट भवन में हम रुके थे वहाँ समाचार पत्र आ जाते थे, ऐसा सेटअप था वहाँ। काफ़ी अधिकारी, बड़े अधिकारी भी रुके हुए थे उत्तर प्रदेश पुलिस के। तो वहाँ जो मैनेजर का कमरा है वहाँ भी समाचार आते थे। तो उस दिन, अगले दिन के जो प्रमुख समाचार पत्र थे, जैसे वहाँ अमर उजाला अखबार निकलता है, आज अखबार निकलता है, एक वहाँ गांडीव अखबार भी आता था, मेरे को नाम ध्यान आ रहा है, गांडीव। तो उन सारे समाचार पत्रों में वो 30 अक्टूबर की कार सेवा की जो रामचरितमानस भवन और हनुमान टेकरी और रामचरितमानस भवन, ये जो ट्रस्ट भवन था ना, उसके बीच यूं कार सेवकों का बहुत बड़ा रेला था, नजर आ रहा था। एक तो वो चित्र छपे, एक उस वानर ने जो तिरंगा वहाँ वो भगवा जो लहराया था, वो फोटो उस दिन छपी अगले दिन के समाचार पत्रों में। उसमें ये छपा कि कार सेवकों ने अपना जो लक्ष्य तय करके आए थे 30 अक्टूबर का कार सेवा का, वो पूरा कर दिया है। लेकिन हम फिर 31, 1 और 2 को जो घटनाक्रम हुआ ना, 2 को तो बहुत लोग मारे हैं वहाँ। सीआरपीएफ ने फायरिंग करी थी जलियांवाले बाग की तरह, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए आगे। लेकिन ये था, भगवान पर ये था, वे होई है वही जो राम रची राखा, को करूँ तरफ बढ़ाऊ शाखा। ये जरूर था कि जो राम जी की रचना होना वही है, लेकिन मन में इतना भय बैठ गया था उस दिन पुलिस के लाठीचार्ज से, गोली चलाने से डर था भी कहीं किसी समय कोई भी अनहोनी हो सकती है। मैं एक निजी बात भी आपसे पूछना चाहूँगा, उस समय आपके परिवार को ये सारी खबर थी? नहीं भी इस तरह का घटनाक्रम चल रहा है? नहीं। आप लोगों के, लक्ष्मण जी के और आनंद जी के और आपके परिवार को? नहीं, अगले दिन 31 अक्टूबर को मैंने वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय से घर पे बात करी थी। तो वो वहाँ से फैजाबाद से नंबर लेना पड़ता था वहाँ, तो फैजाबाद वाले नंबर आगे मिला कर देते। तो मैंने मेरे घर बात करी थी और आनंद जी ने अपने घर बात करी थी। तो उस दिन मैंने घर वालों को बताया था कि हम सुरक्षित हैं। उन्होंने पूछा कि आप वापसी कब आ जाओगे? मैंने कहा यहाँ से वापसी निकलने का भी कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि वापसी निकलने पर कोई भी अनहोनी हो सकती है। माहौल जब शांत होगा या सरकार कोई तय करेगी कार सेवकों को यहाँ से निकालना। वैसे तो मैंने कहा मंदिरों की तलाशी ले रही है पुलिस, और हम मंदिर में नहीं हैं, हम उस ट्रस्ट भवन में रुके हैं जहाँ सारा प्रशासनिक पुलिस अधिकारी और सीआईडी के बड़े बड़े लोग रुके हुए हैं। वहाँ हमने अपनी, मैंने कहा, व्यवस्था बैठा ली है मैनेजर से बातचीत करके। तो हमें वैसे कोई जान माल की, कोई सुरक्षा की कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही माहौल ठीक होगा हम घर आ जाएं। घर वालों को ये तसल्ली हमने दे दी थी। नहीं, आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी उस समय? परिवार तो वाले ये कह रहे थे कि टीवी में देख रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, आंसू गैस चल रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, कि सड़कों पे जूतियां चप्पलों का ढेर लगा हुआ है, लोटे पड़े हैं, तुम्बियां पड़ी हैं, साधु घायल पड़े हैं, कई कार सेवक पड़े हैं। वो सारे दृश्य कह देख रहे। तो कह उनका तो मेरे फादर ने मेरे से पूछा, फ़ोन पे बात करी कि बेटा कैसे, ठीक तो हो? मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये ज़रूर था कि ये लाठी यहाँ पैरों पे जब पुलिस ने मारी थी उसके निशान कई दिन तक रहे थे, क्योंकि वो तो बड़ी बेदर्दी से पीटते हैं जी, लिहाज तो करते नहीं वहाँ बिल्कुल ही। तो मैंने मेरे फादर को कहा, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे ही माहौल सामान्य होगा तो हम आ जाएंगे आपके। तो उन्होंने पूछा भी कोई पैसों वैसों की कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा जी मेरे पास तो रुपए बचे हैं 60, बाकी मेरे साथ, मैं कहा, आनंद जी हैं, उनके पास, मैंने कहा 300-400 रुपये हैं हमारे पास, हम गंगानगर तक जैसे तैसे करके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, होगी तो हमें, हमारी ऐसा है, हम व्यवस्था कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने कहा भी कोई चिट्ठी पत्री भेज देते, मेरे फादर कहने लगे। तो मैंने कहा जी ऐसी कोई चिट्ठी पत्री कहीं डाकघर मिला ही नहीं, माहौल ही ऐसा रहा कि चिट्ठी पत्री भेजने का समय ही नहीं है, समय भी नहीं था, और कोई डाकघर के टच में भी नहीं रहे, कहीं से वो अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड मिला भी नहीं। तो माहौल देखकर लग रहा था कि सारा कुछ ही ठप पड़ा है।
तो इसलिए मैंने कहा आप कोई चिंता मत करिए, हम आ जाएंगे। धन्यवाद मित्रों, और राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आगे का वर्णन हम जानेंगे कल के एपिसोड में। आप सबसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव कंसर्ट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, क्योंकि यह वो विरासत है जिसे हमें सहेजना है। जय श्री राम। पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस से आपका राजेश अरोड़ा। जिन मित्रों ने कमेंट किए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम।